हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। दिस इज़ राबिया शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान। कल हम जितनी उदासी से मीरब आए थे, आज मेरे ख्याल में उतनी एक्साइटमेंट से वापस आए हैं, क्योंकि हर दिन एक नया दिन है और एक अच्छे दिन का आगाज़ एक अच्छी बातों से करना चाहिए। कल हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। हमने पाकिस्तान मैच हारा, उसको क्रिटिसाइज़ किया, हमने देखा, एनालिसिस किया, हमने परफॉर्मेंसेस पर बात की, फिटनेस पर बात की, मोहसिन नकवी साहब के स्टेटमेंट्स पर बात की। आज भी कुछ कल भी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मीरब, मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपने भी वो सोशल मीडिया पर वीडियो देखी होगी शायद, खान अफरीदी साहब की, जो बहुत खूबसूरत वीडियो है जो आजकल चल रही है। उन्होंने रिसेंट जो ग्रैंड फादर बने हैं उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया, बड़ी क्यूट है। क्या इसके बारे में आपके तासुरात हैं? बिल्कुल, मैं तो खुद जब मैं देख रही थी तो मेरी आंखें नम हो गईं, क्योंकि शाहिद अफरीदी साहब की बेटियां हैं और उन्होंने बेटियों को इस तरह से मोहब्बत की है जिस तरह से शायद लोग बेटों से प्यार करते हैं। उन्होंने हमेशा बहुत ही मोहब्बत भरे अल्फाज हैं वो अपनी बेटियों के लिए अदा किए हैं और उन्हें मोहब्बत दी है। और आज जब उनकी बेटी के घर माशाल्लाह एक बेटा पैदा हुआ है तो वो ऐसे ही लग रहा है जैसे शाहिद खान अफरीदी साहब के घर जो है वो बेटा पैदा हुआ है। जबकि ये एक बहुत ही एक टिपिकल सोच है कि बेटा बेटी ये फ़र्क करना, लेकिन हमारे मुआशरे में ये सब होता है। लेकिन लाला के घर माशाल्लाह पहले बेटे की आमद एक यकीनन बहुत खुशखबरी है, बहुत एक खुशी की बात है और लाला भी बहुत खुश है। और मैं देख रही थी कि इतनी छोटी सी खाला उसकी कि वो जा रही है करीब, और इतना प्यारा मंजर है ये। और मेरा शुरू से ही लाला का ये जेस्चर रहा है कि उन्होंने बेटियों को मतलब एक ना सपोर्ट किया है, नेमत समझा है उन्होंने। और माशाल्लाह से जितनी उनकी बेटी हैं उन्होंने हर स्टेप पे अपनी बेटियों को आगे लेकर आए हैं। स्टेडियम्स में हमें नजर आई हैं, वो हमें हर जगह उनके साथ शाना बशाना नजर आती हैं। तो बेटियां भी किसी से कम नहीं है। लेकिन अब अली यार की जो आमद है वो भी उनके लिए एक बहुत ही अच्छा खुशाइन बात है। मतलब लाला ने मिसाल कायम की है कि आप अपनी बेटियों से किस तरह दोस्ती कर सकते हैं। और अल्लाह ताला की देन है, आप देखें कि माशाल्लाह उनके घर पे पहला बेटा हुआ। और मैं भी वही सोच रही थी कि ये तो बहुत कबल अज़ वक्त है कि हम इस बात का तयन करें कि आगे क्या हम उसको क्रिकेट में देख रहे हैं, बॉलिंग करते हुए देखेंगे या नहीं। अभी तो बहुत वक्त बाकी है उस चीज़ के लिए, क्योंकि हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है। मगर जो एक लेगेसी है शायद उसको कायम करते हुए अली यार आगे हमें कुछ सालों बाद खेलते हुए नजर आए लाला की सरपरस्ती में। शाहीन आफरीदी के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अपना टेस्ट का पहला मैच जो है वो जिस तरह से हारे हैं, तो यकीनन एक धचका तो होगा तमाम प्लेयर्स को। लेकिन शाहीन की ये जो खुशी है ये एक अच्छा सिग्नल ज़रूर है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और मीरब, शाहिद खान अफरीदी की जो स्टेटमेंट आई थी, मेरे ख्याल में वो यंगेस्ट ग्रैंडफादर बनने पर बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि ही इज़ वेरी हैप्पी बीइंग द यंगेस्ट फादर ग्रैंडफादर इन द वर्ल्ड। तो एक ये भी एक खुशी की बात है उनके लिए, एक डिफरेंट चीज़ है। पहला बेटा आया फैमिली के अंदर, वो भी एक अलग बात है, लेकिन जो यंगेस्ट वो ग्रैंडफादर बने वो भी एक अलग चीज़ है। तो चलिए देखते हैं अब के आगे क्या हो सकता है इनके लिए, शाहीन के लिए क्या है फ्यूचर में। क्योंकि हमने तो देखा है परफॉर्मेंस के हवाले से हमने काफ़ी बात की है। सुना था कि मे बी वो सेकंड इनिंग्स में ना आए, जो इनिंग्स चल रही थी वो ड्रॉप करने, बट ही कंप्लीटेड एट लीस्ट। और इसी हवाले से हम बात करेंगे। क्यों मेरा बिल्कुल ऐसे ही है। और आज जिस तरह से हम बात करें कि यंगेस्ट नाना, इसी तरह से हमें एक यंगेस्ट स्पोर्ट्स एनालिस्ट ने भी ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत देर से ही इनका ताल्लुक जो है वो तमाम जो मौज़ूआत है पाकिस्तान के जो हाईलाइट किए जाते हैं उनके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं, उनको बारीक बीनी के साथ देखते हैं और फिर खुले अंदाज में जाहिर करते हैं। इससे बहुत सारे लोगों को मसला भी होता है, लेकिन हमें मसला नहीं होने वाला है, क्योंकि हम तो मसले क्रिएट करने वाले हैं आज। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? पहले तो जी मेरा मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और राबिया का भी मुझे यंगेस्ट में शामिल कर लिया है, मुझे नौजवान बना दिया आपने। और इसमें यकीनन मुझे जीने की एक नई उमंग पैदा हुई है कि मैं अभी भी जवान हूँ। बाकी ये कि अभी आप बात कर रही थी लाला के हवाले से, बेटी तो एक नेमत होती है। और अगर हम बेटी के मकाम को जाने ना, तो यकीन कीजिए कि हमें वो लोग के जो बेटियों से नफरत करते हैं ना, उन्हें समझ आ जाए कि बेटी कितनी बड़ी नेमत है। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, वो अपनी बेटी से किस कदर प्यार किया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब फातिमा आया करती थी तो आप खड़े हो जाया करते थे। और खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया करते थे। बिल्कुल। और आप उनके पेशानी मुबारक को चूमा करते थे। ठीक है ना। और वो इतनी बड़ी आय मुबारका जो है कलाम मजीद में है, इन्ना आतैना कल कौसर, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये कौसर वही थी ना उसको। तो शाहिद आफरीदी अपनी बच्चियों से प्यार करते हैं, यकीनन ये बड़ी बात है। और वो कभी भी मायूस नहीं हुए, जब भी उनकी 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, ठीक है ना।
तो उनके चेहरे पर वही खुशी और वही मतलब एक जिस तरह बेटे की पैदाइश पर खुशी होती है उनको होती थी। अल्लाह ने उन्हें नवासा दिया है माशाल्लाह। और क्या खूबसूरत उन्होंने उसको वेलकम कहा है। अगर आप उसको घर को देखें तो कैसे फूल सजाए हैं उन्होंने, ठीक है ना, और इतना खूबसूरत माहौल जो है वो क्रिएट किया है। बाकी ये कि अल्लाह ताला उसे एक बड़ा इंसान बनाए, जो शाहिद आफरीदी ने भी दुआ दी, ठीक है ना, उन्होंने और बहुत सारी दुआओं को अलहदा करके यही बात की कि अल्लाह ताला इसको सोमो सलात पे चलने वाला बनाए और उसे एक बड़ा इंसान बनाए। तो भाई आपके साथ साथ हम भी मुबारकबाद पेश करेंगे आफरीदी को और लाला को कि वो एक नौजवान नाना बन गए, ठीक है ना। और अल्लाह ताला सारी खुशियां एक तरफ और ये वाली खुशी ये वाली खुशी मतलब उन्होंने जहां और बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं, एक रिकॉर्ड उनका ये भी हो गया कि वो एक नौजवान नाना है। तो अच्छा राना साहब, वो खुशी तो एक तरफ, सबको खुशी है, सबने मुबारकबाद भी दी है, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या तासुरात हैं आपके? अच्छा कि आपने हम थोड़ा पहले खुश हो गए याद दिला दिया। हमने आते ही स्यापा नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही है, वरना हमारा जो लेकिन कल वो जो हम परसों इतवार को जो हारे हैं, मेरे ख्याल पाकिस्तान की जो शिकस्त की तारीख है वो उसमें सबसे बदतरीन शिकस्त है हमारी, कि हम एक ऐसी टीम से हार गए जो कि अगर हम कागज़ के ऊपर उसको देखें तो कागज़ के ऊपर तो वो हमसे कहीं पर भी तगड़ी नज़र नहीं आती। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, सारा कुछ हो, उसमें हम बड़े ताकतवर नज़र आते हैं। लेकिन बात असल में ये है कि जो लोग ग्राउंड के अंदर परफॉर्म नहीं ना करते फिर वो खिलाड़ी नहीं होते। हमारे खिलाड़ियों ने ग्राउंड के अंदर बिल्कुल एक ऐसी पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस दी है कि जिस पर उनको जितना कुछ कहा जा सकता है ना कहा जाना चाहिए। हमारी कप्तानी इंतहाई बदतरीन, हमारी हिकमत अमली इंतहाई बदतरीन, ठीक है ना, हमारी बैटिंग इंतहाई बदतरीन, हमारी बॉलिंग इंतहाई बदतरीन, हमारी फील्डिंग इंतहाई बदतरीन, यानी हमने कैच भी छोड़े, ठीक है ना। तो ये है कि और फिर हारने के भी ना कुछ तरीके होते हैं मीरा, एग्जैक्टली उसके भी कोई उसलूब होते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। शर्म हया तो बात की बात है ना। अगर आप किसी से लड़कर हारते हैं ना, पता चलता है कि यार कुछ नहीं मालूम कि कौन जीतेगा, एफर्ट है या नहीं, वो जीतेगा या ये जीतेगा, और उसमें फिर किसी एक की हार हो जाए तो वो शायद इतनी तकलीफ देनी होती। ये जरूर होता है कि यार बड़ा मजा आया मैच देखने का, क्या बात है यार, कैसी लड़ाई भाई। ये तो एकदम मतलब रेत की दीवार साबित हुए कि वो जो है ना, रेत को जब आप हाथ में उठाते हैं वो निकलना शुरू हो जाती है। ये तो ग्राउंड में से ऐसे निकल रहे थे जैसे मुट्ठी में से दबी हुई रेत जो है वो निकल रही होती है, जैसे वो, ठीक है ना। तो इन्होंने तो जो कुछ उस रोज किया है, तारीख में पहली मर्तबा वो पाकिस्तान से टेस्ट मैच जीते, ठीक है ना, और वो भी 10 विकेटों से, होम ग्राउंड पर, मतलब ये कि वो भी 10 विकेटों से होम ग्राउंड पर, आपकी अपनी विकेट पर, आपके अपने क्राउड पर, आपके अपने मौसम पर। ये लोग तो बिल्कुल अंधे हुए थे, इनको यही नहीं मालूम कि विकेट हमने क्या बना। भाई हमारी होम सीरीज है, वो हमारे घर में खेलने आए हैं, हमें अपने मुताबिक विकेट बनानी है। आपने दुनिया का बेहतरीन जो विकेट बनाने वाला है वो भी बुलाया हुआ है, क्यूरेटर, उसने कौन सी विकेट बनाई। अगर आपका जो कोच है वो विकेट को रीड ही नहीं कर सका, 2-2 कोच हैं, 3-3 कोच हैं, अगर ये सबके सब अंधे हो गए थे तो फिर ये किस बात की तनख्वाही ले रहे हैं। कप्तान साहब को ये पता ही नहीं है कि मेरी टीम के अंदर जो है कोई स्पिनर है ही नहीं। उनके स्पिनर ने 7 आउट किए हैं, बिल्कुल ऐसे वही हम बात कर रहे थे कल। खाली स्पिनर ने 3 फास्ट बॉलर ने आउट किए, बाकी जो टीम है वो उनके स्पिनर ने आउट किए। हमारे पास कोई रिकॉग्नाइज स्पिनर ही नहीं था, सबके सब सोए हुए थे। इतनी गलत सिलेक्शन, और मेरा ख्याल है कि अब तक किसी ने उनसे इस बात पर बात नहीं की और ना ही किसी को शर्म आई। मेरा तो ख्याल था कि शायद कोई एक आध खिलाड़ी जो है वो ये कहेगा कि यार मैं तो बस अब थोड़ी देर के लिए आराम चाहता हूँ। लाइक मैं अपने सुपरस्टार की बात करूंगा, बाबर आजम की, कि वो वैसे उनकी 14वीं इनिंग थी टेस्ट मैच की, जिसके अंदर उन्होंने अब तक 50 नहीं किया, जो बताते हैं एनालिस्ट, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि उनको उस मैच में 2 बारियां मिली। पहले उसने विकेट कीपर ने कैच छोड़ दिया उनका 0 पर, अगर वो कैच हो जाता तो ये भी एक उनके एजाज में इजाफा होता कि वो गोल्डन डक जो था वो उनको मिल जाता। लेकिन उसने दूसरी बारी दी और उसके बाद वो कुछ नहीं कर सके। तो आप क्या कहें हमारी बहनों
हम तो सिर्फ रो सकते हैं। राणा साहब नहीं, क्या रोना धोना करना है, चेयरमैन साहब भी रो रहे हैं, परेशान नहीं रो रहे हैं। अरे नहीं, उन्होंने कहा है भाई, उन्होंने कहा है कि सर जी की बात मैंने कर तो दी, लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर तो कुछ मौजूद ही नहीं है, यहाँ पर सिलेक्शन के लिए कोई पूल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर आकर करूँ तो करूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये तो खैर अपने ऊपर से सब कुछ जो है वो उठाकर किसी और पर डालना चाह रहे हैं। भाई अगर आप नहीं है तो आप किस बात के चेयरमैन हैं, ठीक है ना। लेकिन असल बात ये कि चेयरमैन साहब को एक जगह से सेनेटर वो हैं, वजीर दाखिला वो हैं, चेयरमैन पीसीबी वो हैं, ठीक है ना। तो अब वो कहाँ कहाँ अपने आप को दौड़ाते फिरें। लेकिन वो तो कह रहे थे क्रिकेट से उनका ताल्लुक कोई नहीं, ठीक है या नहीं। उन्होंने एक अपना बंदा निकाला बीच में से, उसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी डाली। अब सुना है कि उस बंदे ने भी हाथ उठा दिए, वकार यूनुस ने, वो भी अब मेरा ख्याल है कि ऑफिशियली तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अनऑफिशियली जो है वो अंदर के लोग जो है वो ये कहते हैं कि उन्होंने वकार यूनुस ने इनकार कर दिया कि जी मैं हाँ जी, क्योंकि उनकी वहां पर उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। हर कोई अपना अपना बस कह लें कि अपनी 2 फुट की मस्जिद बनाकर वहां पर बैठा है, किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर चेयरमैन को ये नहीं ना कहना चाहिए, वो फिर किस बात के चेयरमैन है, वो फिर बेबस है ना। नहीं, चेयरमैन ये कह रहे हैं, राणा साहब चेयरमैन कह रहे हैं कि मुझे आए हुए भाई वो किस चीज के चेयरमैन है? सिर्फ 6 महीने हुए हैं। ये हाल 3 साल पहले से चल रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, मैंने कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं मैं लॉन्गर रन पे काम कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म काम कर रहा हूँ, मतलब ये कि मजीद 1-2 साल और कर पाकिस्तान को हरवाना चाहते हैं, वो फिर कहीं जाकर वो जो है सेटलमेंट की तरफ आएंगे। भाई ये तो तरजीही बुनियादों के ऊपर काम होना चाहिए था। पाकिस्तान मुसलसल हार रहा था, उनको नहीं पता। वो जब चेयरमैन थे, जब ही हम एशिया कप जो है वो भी हारे, जब हम श्रीलंका के अंदर हारे, हम अफगानिस्तान से हारे, हम वर्ल्ड कप के अंदर पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस दी। ये उनके चेयरमैन मतलब कि चेयरमैनशिप के अंदर ही ये सारी शिकस्तें हुई है ना। तो फिर एशिया कप तक तो चले, जका अशरफ साहब ने भी भरपूर कोशिशें की हैं पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाने की। ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ 2023 में, तभी जका अशरफ साहब फाइनली उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो जाने का फैसला किया। जाना भी था, आखिर वक्त मुकम्मल हो चुका था। बाबर आजम को कैप्टनसी से जाने का मशवरा दिया, बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया। उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब आए, शाहीन तब तक कप्तान थे, और उसके बाद आते ही बाबर आजम को दोबारा लगा दिया। पहली गलती उन्होंने यहाँ पर की है, जब उन्होंने टीम के अंदर कह लें कि वो ये कहते हैं ना फुट पड़वाने की जो एक साजिश थी, साजिश नहीं कहेंगे चलें इसको, कि एक डेलिबरेटली उन्होंने नहीं किया मगर हो गया। टीम के अंदर एक नाइतफाकी का आलम जो है वो पैदा हो गया वहीं से। वो तो बहुत पहले से था। और हमारी जो बदकिस्मती है ना वो ये है कि हमारे यहाँ जो चेयरमैन पीसीबी है ना, ये खेल की बुनियाद पर नहीं होता, खेल को जानने वाला नहीं होता। हमारा चेयरमैन जो है वो सियासी बुनियादों के ऊपर आता है। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो ज़का अशरफ को बना देते हैं, ठीक है ये नहीं। जब मुस्लिम लीग नून की होती है तो वो मुस्लिम लीग का चेयरमैन होता है। जब किसी और मुक्तदर कुव्वत हमारे मुल्क के ऊपर राज कर रही होती है तो चेयरमैन उनका होता है। तो बात ये है कि हमने तो सियासत का खेल बना लिया ना पीसीबी के चेयरमैनशिप को। यहाँ तो क्रिकेट को समझने वाला अगर कोई बंदा आए तो ही कोई मसले मसाइल हल हो सकते हैं ना। दूसरा बात ये कि ये सब के सब जो है ना, ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। वो शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। मतलब ये तो सब एक दूसरे अब जानते हैं। भाई अगर आप बाहर से कोच मंगा, हमारे मुश्ताक साहब जो हैं उनको अपना बांग्लादेश ने अपना कोच रखा हुआ है, वो पाकिस्तानी है, तो अगर उनमें ये सलाहियत है तो उनको कोच रखा गया ना। और हम ये है कि हम दूसरों का मुंह लाल देखकर अपना थप्पड़ों से करना शुरू कर देते हैं। देख लें कोचिंग का, हाँ देख लें में और वहां पर नहीं, वो ग्लेस्पी आया, ऑस्ट्रेलियन है, बॉलर भी रहे हैं वो। लेकिन भाई पाकिस्तान का मिजाज कुछ क्रिकेट का अलहदा है। विकेट को भी तो आपने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन टीम में भी 4 फास्ट बॉलर खेलते हैं, लेकिन एक स्पिनर जरूर होता है उनके पास भी, ठीक है। आपने अपना स्पेशलिस्ट आपने अपना स्पेशलिस्ट जिसने के टेस्ट मैच में ढेर सारे आउट किए हुए, आपने उसको भी निकाल के कहीं और भेज दिया। और उसी शहर में वो स्पिनर जो है वो 4 आउट कर गया उनके। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। यानी दूसरी ग्राउंड के अंदर जो मैच हो रहा था उसने उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार दिया कि लो जी आप तो मुझे निकाल रहे थे, ले मैंने 4 आउट कर दिए। यार हमारे दिमाग बिल्कुल फारिग हो गया है, ठीक है ना। पैसे इनको मिल रहे हैं, नोट इनको मिल रहे हैं, और उसने ही सारे निज़ाम को जो है ना तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। मुझे तो ये कहना पड़ेगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जो दूसरा टेस्ट मैच है ना, इसमें आप उन नौजवानों को खिलाएं
कि जो बासलाहियत भी हैं और जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर रनजे भी किए हैं। आप कह दें कप्तान साहब को, बाबर साहब को कह दें कि यार खुदा के वास्ते अब आपको 14 इनिंगें खेल कर भी आपसे 50 नहीं हुआ, थोड़े दिन आराम कर लो, सुकून ले लो। हो सकता है कि वो थोड़ा सा रेस्ट करके जब वापस आए तो फिर वो अपनी उसी जोबन के अंदर वापस आए जो उनका है। अदरवाइज ये है कि ये जो है सिस्टम ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता जब तक कि प्लेयर्स की पावर को जो है वो खत्म ना किया जाए। प्लेयर्स अपनी मर्जी से टीम बनवाते हैं, प्लेयर अपनी मर्जी से जिसको चाहते हैं वो खिलवाते हैं। हाँ। इसके अंदर सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल सिलेक्शन आपका कमेटी मतलब है कि बिल्कुल वो होती है, बेबस होती कप्तान है। के अलावा भी प्लेयर्स की मर्जियां चलती हैं यहाँ पर सिलेक्शन में? सारी प्लेयर की मर्जी चलती है और किसकी चलती है? हर प्लेयर की के कप्तान की। हाँ, भाई कप्तान को यह हक तो हासिल होता है कि वो अपनी मर्जी के साथ कहे कि यार मुझे ये टीम दे दें, मैं इसको लेकर चलना चाहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपने दोस्तों को खिलाना शुरू कर दें, आप अपने प्यारों को खिलाना शुरू कर दें, आप अपने रिश्तेदारों को खिलाना शुरू कर दें। आप अगर किसी प्लेयर को जरूर समझते हैं कि ये जरूरत है टीम की, उसको तो लें, लेकिन ये तो ना करें कि आप वहां दोस्तियां निभाना शुरू कर दें। भाई ये दोस्तों की टीम थोड़ी है, ये रिश्तेदारों की टीम थोड़ी है, ये पाकिस्तान की टीम है। और पाकिस्तान की टीम को बनाने के लिए आपको बासलाहियत लड़कों को जो है वो चांस देना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। अमीर हमजा को आपने बिठा दिया बाहर, ठीक है ना। और हमारे जो दोनों मतलब सुपरस्टार बॉलर हैं, दोनों जो है वो 130 से ज्यादा गेंद नहीं कर सके, 132 33 इससे ज्यादा उनकी स्पीड नहीं थी। जो दूसरे दो बॉलिंग कर रहे थे वो उनसे कहीं ज्यादा तेज कर रहे थे। तो आप भाई मतलब उन लड़कों को खिलाएं कि जो इनको आदत पड़ गई है 4 ओवर गेंद करने की। ये है T20 की टीम बन रही है ना, लेकिन T20 की भी टेस्ट टीम नहीं मैच है। के लिए T20 के ये तो खिलाड़ी T20 में भी कुछ नहीं कर पाए हैं, यूएसए से हार कर आ गए। नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि हमारी जो सिलेक्शन है ना, हमारी जो सिलेक्शन होती है ना पाकिस्तान खेलने की, वो होती है PSL से। ऐसे ही बहुत सारे लड़के PSL से आए जिनको कोई जानता भी नहीं था, ठीक है ना, और फिर वो आकर काबिज हो गए टीम के ऊपर। हमारी सिलेक्शन अब टेस्ट मैच की सिलेक्शन जो है वो कम से कम फर्स्ट क्लास से तो जो 4 रोजा या 5 रोजा मैचेस खेल रहे हैं उनमें उनकी अब हुरैरा का क्या कसूर है मुझे बताएं, जिसने इतने सारे रन्स कर दिए, इतनी सारी मतलब डबल सेंचुरी भी मार दी, ट्रिपल भी मार दी, सेंचुरियां भी मार दी। वो बेचारा ये सोचता रहा कि मैं कमजोर टीम के खिलाफ अपने होम ग्राउंड में खेलूंगा, ये उसका बहुत अच्छा वो हो जाता, ठीक है ना, आगाज। बट ये कि उसको आपने नहीं खिलाया, एक उस ऐसे बंदे को खिला दिया जो है ही T20 का प्लेयर, ठीक है ना। टेस्ट मैच में उससे हुआ ही कुछ नहीं। आपने जनाब कैस उनके 50 करवा दिया, अब वो 50 मैच जो है खेलेगा और दूसरी इनिंग के अंदर फिर वो आउट हो गया आते के साथ ही। भाई उसका मिजाज ही नहीं है टेस्ट मैच वाला। जब टेस्ट मैच वाला उसका मिजाज नहीं है तो आप उसको ना खिलाएं। अच्छा राना साहब, बहुत तनकीद होती है जब बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान मैचेस हारता है, जो कि हारता आ रहा है बहुत लंबे अरसे से बाबर आजम की कप्तानी में, तो बाबर आजम की कैप्टनसी पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। शान मसूद की कैप्टनसी के बारे में मैंने खुद कहा कि वो नज़र आते हैं, वो मशवरे देते नज़र आते हैं, वो मैदान में नज़र आते हैं, उनके फैसले बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इस बार तो शान मसूद भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे बस किसी ने कुछ कहा है और आकर वो कर दिया। और एक आधा मैंने देखा, 1-2 बार बस उनकी जो अंपायर के साथ उनकी बहस हुई, उसके बाद वो गए हैं और उसके बाद वो खुद नहीं चाह रहे हैं कि उनके खिलाड़ी जो हैं वो कहीं पर कुछ परफॉर्म करें। देखें, बात ये कि मेरा मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम में अब भी यकजहती आ गई है। हाँ। मुझे तो अब भी लगता है कि अंदरूनी खाना जो है ना वो हैं, बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं और बहुत दूर दूर हैं लोग अपने उससे। अभी वो जो एक आपने देखा होगा, एक बड़ी वायरल हुई भी है सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप कि कप्तान ने शाहीन आफरीदी के कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने उसको झटक दिया या उसको हटा दिया वहां से। हालांकि मैं ये समझता हूँ ये कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। सोशल मीडिया ने तो इसको आसमान पे चढ़ा दिया ना, रेटिंग्स के चक्कर के अंदर हम सब कुछ करना शुरू हो जाते हैं। उसमें चाहे हमारी कौमी अहमियत खराब हो या हमारा तशक्कुस जो है वो उड़कर रह जाए, लेकिन ऐसा करते हैं। बात यह है कि लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बता रही होती हैं कि कुछ ना कुछ है, मामलात हैं। तो अब टीम में यकीनी तौर के ऊपर यकजहती पाकिस्तान टीम जेल अभी तक नहीं हुई है, ठीक है ना। और जहां तक उसकी कप्तानी का ताल्लुक है तो वो तो एक नजरिए ज़रूरत के तहत कप्तान बनाए, जो हमारा है ना एक तुर्रा इम्तियाज के, जब कुछ नहीं होता तो हम किसी को तो कप्तान बनाना था ना। रपड़ तो बना हुआ था ना कप्तानी का, वो ज़रा थोड़ी इंग्लिश अच्छी बोल लेता है बाकी लोगों के मुकाबले में,
ठीक है तो ना। इंग्लिश का प्रोफेसर लगा देते हैं फिर यूनिवर्सिटी में, वैसे ही कमी। उन्हें तो ऐसे ही चाहिए था। हाँ। तो लेकिन हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर जो हैं वो गायक बन जाते हैं अबरारुल हक की तरह। तो मैच हारने के बाद काम आई ना फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में English। हाँ वो ना, तो लेकिन ये कि मुझे नहीं लगता था कि उसके साथ कोई ताउन कर रहा है या एक जिस तरह कप्तान हाँ। को लेके चला जाता है। देखें इमरान खान को कहा जाता है बहुत बड़ा कप्तान था वो, ठीक है ना, बड़ा कप्तान था जी। अभी भाई उसके पीछे और बहुत सारे बड़े अच्छे कप्तान थे जो उसको बहुत मशवरा देते थे। लाइक मियां दाद की मैं बात करूंगा, आधी कप्तानी पौनी कप्तानी तो मियां दाद कर जाता था, जवेद मियांदाद कर ठीक है ना। थे। और आप देखें कि खिलाड़ी एक से और बढ़ के बताता एक था थे। वो यूं कर लें आप, इसको ऐसे कर लें, इसको इधर भेज दें, ठीक है ना। तो वो इमरान खान को लेके चलते थे साथ में। खिलाड़ी भी एक से बढ़ के एक थे। और इमरान खान ने भी, वो एक अलग बात है। हाँ। अच्छा दूसरी बात ये कि उस वक्त पैसा कम था और वतन की मोहब्बत ज्यादा थी, ठीक है ना। खेल से बड़ा लगाव था, खेल जुनून हुआ करता हाँ। था। आज तो जो है मसला ये कि आप किसी एक खिलाड़ी को एक सीरीज खिलवा दें, ठीक है ना, टीम में शामिल करवा दें, उसकी नस्लें जो हैं वो संवर जाती हैं। उसके बाद इतना पैसा आ जाता है कि यार ये घर बैठे 40-50 लाख रुपए ले रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के, किस बात के ले रहे हैं आप? मतलब ये पैसा जो है इसको यूटिलाइज करें किसी दूसरी जगह जहां से खिलाड़ी निकले। हमारी जो थक्कड़ विकटें है ना, हमारा जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है ना, राबिया और मेरा, वो इंतहाई जिसको कहना चाहिए पैथेटिक है। हमारी विकटें ही ऐसी नहीं है कि जिनके ऊपर खिलाड़ी बन जाए। वो बेचारी वैसे रड़ा बनी हुई है, जिसको रड़ा कहते हैं ना उनको ढांपा जाता है, बारिश हो जाए ना कुछ और निजाम है। भाई आप अच्छी विकटें बनवाएं, उनको वो बॉल दें कि जो इंटरनेशनल लेवल के बॉल होते हैं, उनको वो फैसिलिटीज दें कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होती हैं। अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आप दुरुस्त करेंगे, आपको इतने खिलाड़ी निकल आएंगे जिसकी इंतहा कोई नहीं। कि आप दो टीमें, एक वक्त ऐसा था पाकिस्तान की 2 टीमें बन सकती थी, इतना पाकिस्तान में वो था क्रिकेट का जिसको कहना चाहिए। लेकिन कैसे विकेट्स बनेंगी? अभी आप देखें रमीज राजा साहब ऑस्ट्रेलियन मिट्टी मंगवाई, यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर एडजस्ट किया। टोनी हेमिंग साहब आ गए हैं, वो जनाब अपना वो, मैं अक्सर वो मजाक में कहती हूँ कि वो टोनी साहब आए हैं हमें टोपी पहनाने के लिए कि मतलब वो विकेट्स जो है बस वो अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही है। रावलपिंडी की एक हमारी नंदीपुर की मिट्टी जो है वो दूसरे मुमालिक में जाती है विकेट बनाने के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया से विकेट की मिट्टी लेकर आ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब हमारी विकेट या कोई भी विकेट देखें, जिन्होंने मैचेस जीतने थे उन्होंने नासो काउंटी की विकेट पर भी मैचेस जीते हैं, जो कि खतरनाक तरीन विकेट जो है वो शुरू में साबित हुई, जहां प्लेयर्स इंजर्ड भी हुए हैं। यूएसए की अगर हम बात करें तो आप देखें कि न्यूयॉर्क पिच पर भी खिलाड़ियों ने खेला है। तो वाई इन पाकिस्तान हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास विकेट्स नहीं है, हमारे पास पिचेस ठीक नहीं है, पिच ऐसा हो ऐसा ना हो। मैं यार की बात कर रहा हूं, मतलब हमने तो जहां पर भी दुनिया भर में जाकर खेलना, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इनको तो आप तख्ते पे भी खड़ा कर दे तो इनको वहां पर खेलना आना चाहिए। मैं ना एक बात कहता हूं कि इन लोगों का कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनता, बिकॉज ये इनकी रोटी रोजी है, ये इनकी दुकान है, ठीक है ना। अगर ये कहेंगे जी हम तो मौसम से रूशनास नहीं हो सके जी, अबे भाई तो आप प्रोफेशनल किस बात के? यार ये विकेट जो थी ये तो यूं थी भाई, आप यार उसी विकेट के ऊपर जो है वो मुशफिकुर रहीम ने 171 कर दिया, ठीक है ना। एक एंड को उसने संभाले रखा, एक एंड के ऊपर वो सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा रहा, तो वो भी तो उसी विकेट के ऊपर खेल रहा था या कहीं और खेल रहा था। बिल्कुल सही बात है। क्या रोहित शर्मा ने कभी विकेट पर ब्लेम किया? क्या कभी जॉस बटलर ने किया? हजारों यहाँ पर, इवन केन विलियमसन ने लास्ट टाइम जब ये T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी कप्तानी से पीछे हट गए, वो जिस तरह से वो डिसअपॉइंटमेंट उनको हुई, उसके बावजूद किसी ने पिच के बारे में कोई बात नहीं की है कि पिच ऐसा था, पिच वैसा था। नहीं, प्रोफेशनलिज्म तो ये नहीं है भाई। आपने तो अच्छी बुरी देखे ना, अगर विकेट फास्ट बॉलर को वो नहीं मिल रही तो भाई आप अपनी लाइन लेंथ के ऊपर तो रखें काबू, ठीक है ना। आप ये वो विकेट ही है ना जिसके ऊपर बॉल कर रहे हैं आप, तो आप अपनी लाइन लेंथ को, आप जब तक बॉल बैट्समैन को खिलाएंगे नहीं, बैट्समैन नहीं आउट होता। और दूसरी बात ये कि बैट्समैन का भी ये है, टेस्ट मैच जो है ना वो नाम है किसी बुरी बॉल को तलाश करने का। आप उस पे स्ट्रोक खेलेंगे। हमारे तो खिलाड़ी जो थे वो टेस्ट मैच के अंदर वो T20 वाले मतलब गैर जरूरी शॉट मारकर आउट हुए हैं सब, जितने भी आउट हुए ना, उन्होंने मतलब उस शॉट की जरूरत नहीं थी जिसके ऊपर वो आउट हुए। तो इसका मतलब ये कि हमारा टेस्ट का टेम्परामेंट है ही नहीं। अच्छा, तो मैच हारने के बाद फिर सिलेक्शन पे क्यों बात आ जाती है? सिलेक्शन ठीक नहीं या आपस में टीम के टेंट्रम्स हैं, तो ये चीजें पहले क्यों नहीं कॉप अप की जाती कि मैच हार गए तो बस ये वजूहात थी, सिलेक्शन ठीक नहीं। कैप्टनसी पे आप बात कर रहे हैं कि शान मसूद की कैप्टनसी ठीक नहीं थी, रमीज राजा साहब ने भी कहा है कि वो नेगेटिवली इम्पैक्ट किया उनकी कैप्टनसी ने, और जो फास्ट बॉलर्स की सिलेक्शन थी वो भी।
हम तो स्पिनर कोई लेके नहीं गए, जबकि बांग्लादेश ने 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स तो खिलाए यही हैं। तो रोना है कि आपकी तो टीम सिलेक्शन थी वही ठीक नहीं थी। हाँ ठीक है ना, आपने तो मतलब यार आप इतने पैदल हो गए कि आपने एक स्पिनर भी नहीं रखा टीम के अंदर। आपने एक बंदे से जो है 40 ओवर करवा दिए, सलमान आगा से 9 ओवर करवा दिए आपने उससे। ठीक है ना, तो अगर ने इनसे जो 50 ओवर कराए तो आपने क्यों नहीं रखा भाई स्पिनर एक? वो अगर 50 ओवर करता तो 2-4 आउट कर जाता ना। तो लेकिन ये कि ये सारी चीजें होती हैं कोई दिमाग की चीजें। यहां पर तो मेरा ख्याल है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वहां पर 2-2 आप देखें ना, एक कोच बाहर से आया हुआ है, उसका असिस्टेंट जो है वो पाकिस्तान से है। ठीक वो है भी ना, बाहर ही होते हैं तकरीबन। ठीक है ना, और रहते ही बाहर हैं। लेकिन ये कि चले वो है भी उसी शहर का, उसी विकेटों के ऊपर खेलने वाला बंदा। ठीक है ना, तो अगर वो तो ये खुद ब्लेम कर रहे हैं पिच को। 2-2 3-3 वो ब्लेम कर रहे हैं। हाँ। तो भाई क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही। उन्होंने तो इतनी मजे की बात की, उन्होंने कहा कि जी बात ये कि बारिश इतनी हुई थी कि हम समझ रहे थे कि इसमें बड़ा विकेट में बड़ा मॉइस्चर है, लेकिन जब टॉस होने लगा तो धूप निकल आई और वो सारी विकेट खुश्क हो गई। तो यार जो खुश्क तो 2 दिन ऊपर से हुई है बारिश हो ना। रही थी, जब पानी था अंडरग्राउंड तो फिर भी मॉइस्ट होता है। हाँ, मतलब वो पानी इतनी जल्दी खुश्क हो गया कि जनाब आपसे हुआ ही कुछ नहीं। अच्छा, इसी के सारी साथ आपकी बातें हैं, गुफ्तगू ये में है थोड़ा अभी। सा और निखार पैदा करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हाफिज इमरान साहब। नाज़रीन, आप सबकी जान क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, देखिए हमारी क्रिकेट का ये हाल है कि क्रिकेट मेरे मुंह में फंस गया बोलते हुए। क्या करना है अब इस क्रिकेट का, हमने बता दें मुझे आज। देखिए, बात यह है कि अगर तो लोग तसलसल के साथ यकीनी तौर पर जो हमारे नाज़रीन हैं, देखने वाले, उनको वो ये जानते हैं बखूबी के हम कई माह से, वैसे तो काफ़ी बरसों से ये काम चल रहा है, जब से 2018 में पाकिस्तान में महकमा जाती खेलों को बंद किया गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का निज़ाम मरकजी दफ्तर से चलाने की कोशिश की गई। और उसके बाद से जो आज आप लालटेन लेकर खिलाड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपको खिलाड़ी भी नहीं मिल रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता चंद बरसों में आज तक कोई निज़ाम जारी है कि खिलाड़ी कम बनाए हैं, क्रिकेटर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, कोचेज ज्यादा बनाए हैं। अब एक नया फलसफा पाकिस्तान में आ गया है कि लोगों का ख्याल है शायद जो कोचेज होते हैं या जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, नामवर खिलाड़ी होते हैं, इनके पास कोई क्रिकेटर बनाने की मशीन होती है कि उसको रख लें, गन्ने की तो मशीन की आपका तरह सब की होती है हाफिज साहब। कि इनके पास मशीन है, ये मशीन में डालेंगे और दूसरी तरफ से खिलाड़ी निकाल लेंगे। ये होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है। और इन्होंने गुज़िश्ता चंद बरसों में कोचेस ज्यादा बनाए हैं, खिलाड़ी कम बनाए हैं। और आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वही निज़ाम जारी है। और ये जिस हद तक पाकिस्तान के क्रिकेट के कल्चर में सिफारिश आम हो चुकी है, जिस हद तक मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, और जिस अंदाज में वो लोग जो उस जगह पर बैठे हैं उसके अहल नहीं है जो फैसले कर रहे हैं, वो वहां पर मौजूद हैं और बरसों से फैसले कर रहे हैं। तो ये उनका किया धरा है सारे का सारा कि जो आज पाकिस्तान के क्रिकेट को मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, हर जगह पर उस पर इस अंदाज में गुफ्तगू होती है कि लोग हैरान परेशान हैं कि आखिर हो क्या गया है पाकिस्तान की क्रिकेट में, हो क्या गया है पाकिस्तान के क्रिकेट को। देखें, ये सारा का सारा कि जब आपने फैसले किए हैं मेरिट से हटकर, जब आपने सिफारिश की बुनियाद पर फैसले किए हैं, जब आपने पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले किए हैं, जब आपने तरक्की करती हुई दुनिया के साथ आपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया, उसके बेहतर फैसले नहीं किए, आपने फिक्र नहीं, ट्रेनिंग उस तरह से नहीं की, सबसे बड़ी बात। तो आप कुछ भी नहीं किया ना आपने, तैयार किया ना, उनका वो जो मुकाबले की मुसाबकत की फिजा होती है उसको बरकरार रखा। मतलब कोई एक काम ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से, जिसकी बुनियाद पर आप अपनी खेल के मयार को बुलंद कर। मतलब 2023 के वर्ल्ड कप से अगर एशिया कप से शुरू हो जाएं, बिलखुसूस, उससे पीछे भी काम खराब हो रहा था, बिलखुसूस 2023 के एशिया कप से अगर हम शुरू हो जाते हैं, तो सबसे जो बुनियादी चीज क्या जिसके ऊपर एतराज हुआ था, उठाया गया था, और वो यहीं से इसी प्लेटफॉर्म आपकी एबिलिटी जो है वो चैलेंज हो रही है, आपकी एबिलिटी क्वेश्चन हो रही है। लोगों को उस वक्त लोगों को नहीं, पाकिस्तान बहुत कर लेगा, पाकिस्तान बहुत कर लेगा, पाकिस्तान के खिलाड़ियों में बड़ा टैलेंट है, पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा, पाकिस्तान कम बैक करेगा, पाकिस्तान के खिलाड़ी 140, 145, 150, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। आप मुझे बताएं कि 2022 से लेकर आज तक
2022 से लेकर आज तक 2020 से शुरू हो जाए चले वो जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान जिम्बाब्वे में हारा, इंग्लैंड पाकिस्तान गया, सारी टीम कोरोना की वजह से उन्होंने एक पूरी 15 या 14 रुकनी स्क्वाड नया खिलाया, उसने पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज में गया, वेस्ट इंडीज से हारा। पाकिस्तान उसके बाद अफगानिस्तान क्या, आयरलैंड क्या, मतलब है कि अफगानिस्तान क्या, आयरलैंड क्या, ये से क्या, अब जो थी बांग्लादेश से पूरी तो दुनिया में कोई बड़ी न्यूजीलैंड है, जनूबी अफ्रीका है, इनमें से कोई टीम ऐसी बता दें जो अपने से निस्बतन कमजोर टीमों के खिलाफ इतनी तसलसल के साथ और गुज़िश्ता चंद बरसों में इतने मैचेस हारी हो। तो क्या ये किसी को सोचने की जरूरत महसूस होती है कि आखिर इसकी क्या वजह है, मतलब इसके पीछे क्या चीज है ना कोई तो होगा ना। यही बैट है, यही बॉल है, यही लोग हैं, यही मैदान है, यही पिचेज हैं जहाँ पर क्रिकेट हो रही थी। अचानक क्या हुआ है? अच्छा हाफिज साहब, सॉरी टू कट यू आउट, हम कल भी बात कर रहे थे कि हम बाहर से लोग बुला रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ट्रेन करने के लिए। फिर जब हम बाहर से लोग बुला लेते हैं, फिर जो हमारे अपने लोग हैं वो मैच हारने के बाद कंप्लेन करते हैं, तब अपनी क्रिटिसिज्म लेकर सामने आते हैं। तो हम पहले कहाँ होते हैं? हमारे अपने लोग पहले से क्यों नहीं स्टैंड लेते हैं? तो आपको नहीं लगता कि ज़रूरत वक्त है कि हम सब मिलकर अपनी क्रिकेट टीम को ठीक करने की कोशिश करें, बजाय से कि हम बाहर से लोग बुलाएं? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो इस चीज का तयन किया जाना चाहिए कि आप बाहर से लोग बुलाते क्यों हैं, और जिन लोगों को आपने गुज़िश्ता 10 वर्षों में बुलाया है गैर मुल्की लोगों को, उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट किया है। वो जैसे हॉकी की बात हुई तो कहा गया ना कि जिद्दत की जरूरत है, हमें जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरत है। वो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी, इनको टेक्नोलॉजिकल दिमागों की भी जरूरत है शायद, जो इन्हें एतबार नहीं है खुद पर। देखें बात यह है कि आपको इल्म जहाँ से भी मिले आपको ले लेना चाहिए, लेकिन आप किसको लाते हैं, कब लाते हैं और क्यों लाते हैं। वही क्रिकेट पाकिस्तान में भी खेली जा रही है और वही क्रिकेट जो है वो सारी दुनिया में खेली जा रही है। फर्क तो सिर्फ क्रिकेट की समझबूझ का है ना। फर्क सिर्फ जो है वो दुरुस्त फैसलों का है, बरवक्त फैसलों का है। फर्क सिर्फ यह है कि अब ये मतलब यह है कि ये अपनी जो फहम कम है ना, फहम है, समझबूझ जरा कम है, वो कम समझबूझ के ऊपर बड़ी शिद्दत से कायल हैं। वो उसके ऊपर हैं जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर आप में बेहतर समझबूझ हो खेल की, बेहतर फैसलों की, तो आप और तरीके से देखते हैं चीजों को। अगर आप माजी में जब पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में अच्छी क्रिकेट खेलता था, इनफरादी तौर पर पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी थे, इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान की टीमें अच्छा खेला करती थी, उस वक्त क्या था, लोग बेहतर फैसले करते थे। वो अंडर 13 से 16 से पकड़ लेते थे लोगों को, पकड़ो यार, ये अच्छा है, इसके ऊपर काम करो, ये अच्छा है, इसके ऊपर काम करो। गुज़िश्ता 6 बरस में गुज़िश्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये सारे प्रोफेसर जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो हैं उलमा हजरात क्रिकेट के जो हैं, ये बैठे हुए हैं, ठीक है, इनसे पूछें कि अंडर 19 के लेवल से कौन सा क्रिकेटर पाकिस्तान को आया और वो दुनिया में छा गया हो। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में, जैसे बांग्लादेश से पाकिस्तान हारा ना पहली मरतबा, तो ये पहली मरतबा हुआ है। 6 साल में कोई अंडर 19 का पाकिस्तान का प्लेयर, ठीक है, ये गिना दें कि ये इस डेवलपमेंट से या इस एज ग्रुप से पाकिस्तान में आया और दुनिया को सब उसने हैरान कर दिया और अब तक किया हुआ नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी वजह यह कि काम ही नहीं हुआ नीचे काम ही नहीं हुआ। ये सिर्फ अपनी अपनी नौकरियां बचा रहे हैं, अपनी अपनी कुर्सियां बचा रहे हैं। इन्होंने खुद की लाखों में तनख्वाहें कर ली हैं। हाफिज साहब, तो चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं ना कि कोई पूल मौजूद नहीं है, कोई सिलेक्शन पूल नहीं है, मैं ठीक करूं तो क्या करूं, सर्जरी करूं तो किसकी करूं। तो वो तो खुद यही बात करके तो परेशान है कि कुछ है ही नहीं पीछे। देखें, ठीक है, अगर वो ये कह रहे हैं, ठीक है कि उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ है, लेकिन अगर इससे कुछ पीछे चले जाएंगे तो मैं यहाँ पर उसको ज़ेरे बहस लाना नहीं चाहता कि उनके ख्यालात उस वक्त क्या थे वो, और लेकिन ये अगर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में प्लेयर्स नहीं है, तो ये सवाल मेरे से, आपसे या किसी और से तो नहीं होना चाहिए। ये सवाल तो उनके दफ्तर में बैठे बरसों से लोगों से होना चाहिए, जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब जो हैं वहाँ पर, पाकिस्तान में जो अकेडमीज के डायरेक्टर हैं बरसों से वहां पर हैं, पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट को देख रहे हैं बरसों से वहां पर हैं, वो जो लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं शीशे वाले ठंडे कमरे में बैठ के, ये सवाल उनसे बनता है, ये सहाफियों से नहीं बनता। भाई हमें तो पता है, मीडिया को तो पता है कि पाकिस्तान में खिलाड़ी नहीं है। साबिक क्रिकेटर्स को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको भी पता है। ये अगर नहीं किसी के इल्म में ना कि पाकिस्तान में क्रिकेटर नहीं है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर्स को भी पता ही नहीं है। ये उनसे पूछना चाहिए कि क्रिकेटर्स कहाँ हैं। मतलब ये तो ऐसे ही है ना कि आप एक बड़ी सुपर मार्केट में चले जाएं
और बाहर बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे, यहाँ पर आपको दुनिया के 5000 ब्रांड्स जो है ना वो मिल जाएंगे, आप अंदर जाएं तो दुकान खाली है। बिल्कुल तो ऐसे ये ही है। इनसे वो सुपरमार्केट खाली हो अंदर से, ठीक है, वहां पे बसेरा हो, वहां पे आपको इतनी खतरनाक आवाजें आती हो कि भाग के बाहर निकल आए। तो ये हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, क्रिकेट का, अंदर से क्रिकेट का ये हाल है। इनके कमरे तो बड़े अच्छे हैं, वहां पर हजारों लाखों की तज़ीनो आराइश होती होगी, वहां पर साहब के आने से पहले सुबह 8 बजे एसी 9 बजे चल जाता होगा, साहब भले 3 बजे दफ्तर आए, ठीक या है, ना आए। कॉफी का मग भी रख दिया जाएगा, हर 2 घंटे बाद बदल दिया जाएगा, साहब आए या ना आए। उनसे पूछें कि जनाब आप यहाँ पर क्रिकेटर्स के लिए थे, क्रिकेटर्स बताएं कहाँ पर हैं, अच्छा, जिस काम के लिए आपको रखा गया वो बताएं, वो कौन है, वो कहाँ पे हैं, तो वो नजर हाफिज नहीं साहब, आते। राणा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राणा साहब। मैं ये कह रहा था कि आपने जैसे कहा ना कि पाकिस्तान में हम क्रिकेटर कहाँ हैं, बात ये कि क्रिकेटर तो हैं, लेकिन हमें उनको निखारने वाला कोई नहीं है हमारे Yeah, पास that's कि the उस point. टैलेंट को जो है वो निखार कर सामने लेकर आया जाए। वो बेचारे खुद ही टकरे मार रहे होते हैं क्लबों के अंदर, ठीक है ना, जाकर वहाँ ग्राउंड के अंदर दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, पसीने निकाल रहे होते हैं, लेकिन ये कि कोई ऐसा मजबूत निज़ाम नहीं है कि अगर कोई खिलाड़ी नजर आ रहा है या और हैं, लेकिन उनको पॉलिश करने वाला, उनकी तराश खराश करने वाला जो है ना वो निजाम नहीं, हमारे पास नहीं है। कोई खुदरो पौधे की तरह से उठ जाए और उसको फितरत जो है वो पानी बरसाकर बड़ा कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां ये है कि जैसा कि अभी हाफिज कह रहे थे कि भाई अगर तो ये आपने जो क्रिकेट एकेडमी बनाई हुई है तो ये किस लिए बनाई है? यहाँ के क्रिकेटर को सोने के लिए, कमरे देने के लिए आपने बनाई है। इसका बुनियादी मकसद यही था कि इस क्रिकेट एकेडमी से उस मतलब टैलेंट को जो है वो निकाला जाए और आगे निकाल कर लेकर आया जाए। जावेद मियांदाद से मेरी बात हो रही थी, मियांदाद ने कहा कि मुझे डायरेक्टर बनाकर इन्होंने तनख्वाहें तो देनी शुरू कर दी है, मैं ले रहा हूं तनख्वाह, ठीक है ना, लेकिन जो मुझसे काम लेना चाहिए इन्हें वो काम नहीं ले रहे मुझसे। और भाई मुझे अंडर 13, 16, 15, 18, 17 तक के लड़के दें, मैं उनको तैयार करूं, उनकी तराश खराश करूं, उसमें से फिर आपको 2-4 निकल आएंगे बाबर आजम, आपकी टीम जो है वो बन जाएगी। अब मसला ये है कि हमारे पास वो निज़ाम नहीं है कि जिसमें हम खिलाड़ियों को की जो सलाहियतों को देखकर और उनको पॉलिश करें और उनको पॉलिश करके फिर वो कौमी टीम के अंदर आए। ये जब तक नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि हम तो आज तक अपने ग्रेट प्लेयर का नेमुल बदल ही नहीं बना सके। और इन लोगों के जो दिमाग खराब हुए ना ज्यादा इन प्लेयर्स के, उसकी बुनियादी वजह यह कि उनको नजर ही नहीं आता कि इनके ऊपर भी कोई दूसरा बैठा हुआ है। अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो हम तो बैठ जाएंगे बाहर, दूसरा अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे राणा साहब, ग्रेट प्लेयर का नेमुल बदल तो बनने दिया भी नहीं है किसी ने। देखिए मीरब, बात यह है कि 2-3 चीजें हैं। प्लेयर्स अगर नहीं है, वही अर्ज कर रहा हूँ कि प्लेयर्स अगर नहीं है तो ये मेरी और आपकी तो जिम्मेदारी नहीं थी ना प्लेयर्स बनाने हैं, तो जो लोग अंदर बैठे हुए उनकी जिम्मेदारी थी। और जहां तक खुदरो पौधे का ताल्लुक है, 6 साल से कोई खुदरो पौधा भी नजर नहीं आया। अगर वो भी कहीं है तो वो भी जरा बता दिया जाए। कोई खुदरो पौधा भी नहीं है, ठीक है। बुनियादी तौर पर ये जो पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त के हालात हैं, इसके जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान हैं, जिनके मैंने मुख्तलिफ ओहदों का जिक्र किया है। जहां तक ताल्लुक जावेद मियांदाद साहब का है, देखें, डायरेक्टर जनरल को किसी इदारे का हो और वो कहे कि मुझे कुछ करने नहीं दिया जाता, और वो जावेद मियांदाद जैसा बड़ा खिलाड़ी हो, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे 5वीं मरतबा वकार यूनुस आ जाए और कहें मुझे कुछ करने नहीं दिया जा रहा। पता नहीं कितनी मरतबा सकलैन मुश्ताक आ जाए पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम में और वो कहें जी मुझे कुछ करने नहीं दिया जा रहा। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात है। अगर कोई डायरेक्टर जनरल है, वो उसको जरूरत है किसी बंदे की यार के मुझे करने की कुछ मतलब ये मुझे करने नहीं दे रहे। डायरेक्टर जनरल का मतलब क्या होता है? तो अगर तो कोई उसको अपनी पावर को एक्सरसाइज ही ना करे तो वो दूसरों को तो नहीं इल्जाम दे सकता ना। हाफिज साहब, यहाँ कौन क्या करे? मोहसिन नकवी साहब ने तो खुद कह दिया कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं घुमाऊं और सब कुछ ठीक कर दूं। बिल्कुल नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है, जादू की छड़ी उनके पास नहीं है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है उनकी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन जो आज पाकिस्तान के क्रिकेट का हाल है, ये 1-2 दिन में तो नहीं हुआ ना, ये तो बरसों से हुआ है। तो हमारा तो बुनियादी सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन आला अफसरान से ये है, आला कुर्सियों पर बैठे हुए, कुर्सियों की वजह से उनको आला अफसरान कहा जाता है, ठीक है, कि उनसे सवाल ये है कि जनाब आप बताएं, आपने गुज़िश्ता 6 बरस में क्या किया है? आप बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात कर लें, आप रिजवान को टीम से ड्रॉप करने की बात कर लें, आप शाहीन को ड्रॉप करने की बात कर लें, आप नसीम को ड्रॉप करने की बात कर लें, आप सिलेक्शन कमेटी बदल दें, आप कोचिंग स्टाफ बदल दें,
आप सबका इन आउट लगा दें, एक दरवाजे से दाखिल करें, दूसरे से निकाल दें खिलाड़ियों को, कोचेस को, सिलेक्शन कमेटी को। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये जो उनको लाने वाले हैं, निकालने वाले हैं, इनसे पूछें आपने इसके मुतबादल के तौर पर उनकी बेहतर मैनेजमेंट के लिए जो करना था, क्या आपने किया? अगर खिलाड़ी ड्रॉप होते हैं, सिलेक्टर्स ड्रॉप होते हैं, तो ये जो ऑफिशियल्स हैं ये क्यों नहीं सैक होते? भाई सिलेक्शन कमेटी भी सैक हो गई, भाई कोचिंग स्टाफ भी सैक हो गया खराब कारकर्दगी पर, तो जो उनको लाया है उनसे भी तो पूछे ना, भाईजान आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में क्रिकेट तनजली का शिकार है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो हैं वो मुस्कुराते मुस्कुराते पूरी दुनिया में फिर रहे होंगे पाकिस्तान के नाम पर। उनसे पूछा जाओ भाई क्या कर रहे हो, क्रिकेट खत्म हो रही है और आप किस चीज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो? ये तो वही जावेद मियां रास्ता वाली बात होगी ना, वो कहीं मुझे कुछ करने नहीं दिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तुम हो किस काम के फिर? अगर क्रिकेट ही ठीक नहीं करनी तो किस लिए हो? डायरेक्टर इंटरनेशनल पाकिस्तान की अंडर 19 की क्रिकेट टीमों को देख लें। हार रही थी, चेयरमैन पीसीबी उनके साथ वहां पर अपना तफरियां कर रहे थे। वर्ल्ड कप के अंदर हम मुसलसल हार रहे थे, वो वहां खाने खा रहे थे। ये तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तो एक अलहदा बात है, यहाँ तो चेयरमैन का जो वो था क्या कहने चाहिए, चेयरमैन तो 2 महीने पहले आया है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तो बरसों से है। हाँ, लेकिन ये कि जो कुछ वहां पर हो रहा था, ऑपरेटिंग ऑफिसर तो आज से नहीं है ना, वो शान मानी साहब के साथ भी वही था, नजम सेठी साहब के साथ भी वही था, जका अशरफ साहब के साथ भी वही था, ठीक है जी, शाह खावर बीच में बने उनके साथ भी वही था, वो कुछ दिनों के लिए शहजाद फारूक राणा साहब बने उनके साथ भी वही था, मोहसिन नकवी साहब बने उनके साथ भी वही था। उससे तो पूछे बंदा खुदा तेरा क्या काम है? क्रिकेट नीचे जा रही है, तू किस लिए यहाँ पे है? जनाब आप बताएं आपकी क्या यहाँ पर कारकर्दगी है? लेकिन यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है हाफिज साहब कि अब अगर हमारा चेयरमैन ये कह रहा है कि जनाब यहाँ तो आवे का आवा ही इस तरह हुआ है, मैं क्या करूं, तो भाई जब आप नहीं कर सकते तो आप कह दें कि भाई सलाम अलैकुम, मुझे अपने मुल्की मामलात को देखने दें, चेयरमैन बैठा दें उसको जिसको कुछ क्रिकेट की समझ हो। हम तो कुछ कर भी नहीं सकते और छोड़ते भी नहीं है, ठीक है ना। कुर्सी हमारे साथ ऐसी चिपक जाती है कि हम उसको छोड़ते भी नहीं और ये भी कहते रहते हैं कि जी हमसे कुछ नहीं होता। भाई आप कर रहे थे जी, मैं बहुत बड़ा ऑपरेशन करूंगा, कौन सा ऑपरेशन होगा? मैं फिक्स करूंगा है, वो कहते हैं मैं फिक्स करूंगा, करेंगे वो इन मामलात को सॉल्व करेंगे और आगे जितनी बेहतरी ला सकेंगे लेकर आएंगे। उम्मीद है उन्हें, कहना तो उनका ये। आप ये देखिए कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है ना, और वो मुल्क के मामलात के ऊपर हुई, ठीक है ना। हमारे साथ जो दहशतगर्द कर रहे हैं हम उनको खत्म कर देना चाहिए, हम अपनी पाक फौज के साथ हैं, ठीक है ना। ये सारी कुछ बातें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका पीछे जो बैकग्राउंड था वो पीसीबी के चेयरमैन साहब अपने पीसीबी के ऑफिस के अंदर बैठकर वो कर रहे थे। एक तरफ हम अब 3-4 माह के बाद जो है वो चैंपियन ट्रॉफी करेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा चेयरमैन जो है, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, ठीक है ना, वो वहां पे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो पीसीबी का गढ़ है। तो क्या पैगाम दुनिया को गया? जी हाफिज साहब, देखिए बात यह है कि हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मौजूदा हालात हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी कैसे ठीक होनी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मामला है वो कैसे बेहतर हो सकते हैं, जो हायरिंग फायरिंग है उसमें क्या मसाइल हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट में पासवेज हैं, क्रिकेटर्स को कैसे ऊपर आना चाहिए, उसमें क्या रुकावट है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। और आज आप देख लें कि गुज़िश्ता 4 बरसों में जिन टीमों का अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया है मैंने, उन तमाम टीमों से अब आप बांग्लादेश के खिलाफ भी हारे हैं। आपके फास्ट बॉलर्स की फिटनेस जो है वो सवालिया निशान है, लेकिन पाकिस्तान के फिजियो ट्रेनर गैर मुल्की हैं, उनको आप पता नहीं लाखों रुपए माहाना मिलियंस में पैसे देते हैं। आप उनसे पूछें उनकी क्या कारकर्दगी है। जब आप सब लोगों से पूछते हैं, जब बाबर और रिजवान की कारकर्दगी पर सवाल होता है, नसीम और शाहीन की कारकर्दगी पर सवाल होता है, सलमान और अब्दुल्ला की कारकर्दगी पर सवाल होता है, उससे भी पूछे ना तेरी क्या कारकर्दगी है। मतलब प्लेयर्स अनफिट हैं, प्लेयर्स की फिजिकल फिटनेस का लेवल नीचे आ रहा है, उनका मायार गिर रहा है, लेकिन फिजियो ट्रेनर अपनी जगह पर मौजूद है। उनसे कोई नहीं पूछता कि भाई तुम किस लिए यहाँ पे हो। मतलब एक मरीज के पास डॉक्टर की है तो क्लिनिक एक छोटा सा क्लिनिक भी किसी मोहल्ले में खोल लेना और उसके पास से 2 मरीज जाएं, उनका बुखार ही ठीक ना हो तो पूरे मोहल्ले में खप पा जाती है, डॉक्टर को ना जाना, डॉक्टर को कुछ नहीं देता, ठीक है। और लोग उसकी दुकान से दूर से निकलते हैं कि यार गुजरता गुजरता बंदे पे मारना हो जाए इसके पास से। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पाकिस्तान की टीम के जो फिजियो ट्रेनर हैं इनसे भी तो पूछें, एक के बाद आपके पास जितने आप दरवाजे खोलते चले जाएंगे उतने आपके सामने मसाइल खुलते चले जाएंगे। बस हमारी दुकान भी हाफिज साहब ऐसे ही चल रही है, कोई इंजर्ड है, किसी को फिटनेस का इशू है। ये राबिया बात ये सवाल है ना,
ये उन लोगों की सलाहियतों के ऊपर सवाल है, उनकी अहलियत के ऊपर सवाल है, जिन लोगों को की खिदमात हासिल गई हैं, इस मखसूस काम के लिए की गई हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं, आप देखें, छोटी सी बात है, अगर किसी भी एक जगह पर आप ट्रैफिक सिग्नल पर, वहां पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, ट्रैफिक वार्डन है, ठीक है, अगर वो अपना काम नहीं कर रहे होंगे और अगर वहां से सीटीओ गुजरता है तो वो तो मुअत्तल हो जाएंगे। और दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आपके जो लगाए हुए लोग हैं, जिनकी जो जिम्मेदारी है, मतलब फिजियो ट्रेनर की क्या जिम्मेदारी है कि उसने पाकिस्तान टीम के फिजिकल फिटनेस के मयार को बुलंद लेकर जाना है और फिर उसको बरकरार रखना है बैनुल अक़वामी सतह के मुताबिक। और अगर उसमें वो नहीं करता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, या तो वो उस काम के काबिल नहीं है, या वो काम करता नहीं है, या फिर वो लोगों से मिला हुआ है कि ठीक है यार जैसे चलने दो। तो ये तो प्रोफेशनल काम तो ऐसे नहीं होते। पेशावराना महारत तो इसके बिल्कुल बरक्स है। पेशावराना महारत तो आपको कहती है कि आपने अपने खिलाड़ियों को फिट रखना है, ट्रेन कराना है उनको। और अगर आपकी ये सीरीज शुरू हो रही थी तो इससे पहले पाकिस्तान के खिलाड़ी कहाँ पर थे? हेड कोच कहीं और थे, जो असिस्टेंट कोच साहब हैं जिनको पिंडी की पिच में पता नहीं मुश्किलात नजर आई हैं वो कहीं और थे, और जिन्होंने उस पिच पर बॉलिंग करनी थी वो कहीं और थे, और जिसने पिच बनानी थी वो कहीं और से आया है। तो ये सारी की सारी जोड़े ना कहीं एक जगह पर, अगर ये सारी की सारी एक ग्रो है लोगों का, एक टीम है, इसने एक मकसद के हुसूल के लिए जाना है, तो ये अचानक ही जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हाफिज साहब, क्या एक ऐसी मतलब ऐसी क्या यानी कि सोच या ख्याल आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान तो इतवार की रोज़ जो है वो मैच हारा और अब कई रोज़ उसको गुजर गए, उस पर बात हो रही थी, तो मोहसिन नकवी साहब को क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का ऐलान कर दिया? देखें, बात यह है कि चैंपियंस कप का चूंकि कल पाकिस्तान ने अनाउंस किया, उनके मेंटोर्स हाँ, जिसमें सकलैन साहब हैं, वकार यूनुस साहब हैं, मिसबाहुल हक साहब हैं, जिनके ऊपर मेरा ख्याल हमने कल भी बात की थी, और सरफराज और शोएब मलिक को भी रखा गया है। अब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनका दिल करे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, उनका दिल करे वो प्रेस रिलीज जारी करवा दें। ये इसका तो ये तो फैसले का इख्तियार उनके पास है ना। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है कि हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करते हैं कि कौन सी बात उन्होंने ठीक है, जिस तरह से उन्होंने सर्जरी की है। सर्जरी अगर करनी है तो आपको ऐसा नहीं है कि सर्जरी के लिए मवाद मौजूद नहीं है। सर्जरी के लिए मवाद मौजूद है कि जिनकी सर्जरी होनी चाहिए वो लोग भी मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं है। हाँ। वो और लोग, वो मरीज तलाश कर रहे हैं कि ढेर सारे मरीज इकट्ठे हो जाएं, फिर एक ही दफा सर्जरी हो जाए। बात तो यहाँ ये है कि हाफिज साहब, आपको नजर आ रहा है कि टीम के अंदर कहाँ हमारे कोचेस क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं जो कुर्सियों पे बैठे हैं। मुझे नजर आ रहा है, मीरब को नजर आ रहा है, राबिया को पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है। नजर नहीं आ रहा तो हमारे चेयरमैन को नजर नहीं आ रहा। भाई अगर वो काम नहीं कर रहे, उनको काम नहीं आता, उठा के बाहर फेंके कि नहीं जनाब मुझे जरूरत नहीं है आपकी, हमें वो जरूरत है कि जो काम करने वाले लोग होंगे। ऐसा भी क्यों नहीं होता? वो एक मिसाल कायम कर गए हैं ना, माजी में कुछ लोग अखबारात में निकाल कर बाहर कर देने वाली छपते हैं। जी हाफिज साहब, में इश्तहारात छपते होते हैं, शाया होते हैं, जरूरत बराए स्टाफ, ठीक है। हाफिज साहब, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, आप दोबारा रिपीट करेंगे? जरूरत बराए स्टाफ, ठीक है। ये लोगों को फारिग करें और इश्तहार शाया कर दें, लेकिन शर्त लिखें कि बंदा इश्तहार से पहले मुंतखब नहीं करेंगे, इश्तहार के बाद दरखास्तें आएंगी। लोगों का जो है वो उनके तमाम सलाहियतें जो हैं पहले वो लिख के भेजेंगे अपनी चीजें कि उनकी क्या खासियत है, उसके बाद उनके इंटरव्यू किए जाएंगे और उसके बाद फिर उसका तयन किया जाएगा। चेयरमैन साहब ने एक शख्स को कहा कि जी अब आप सारे सियाह और सफेद के मालिक हैं, ठीक है ना। कल उनके मुतालिक भी यह खबर गर्दिश कर रही है, ऑफिशियली तो अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अंदरूनी खाने हैं कि उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि जी मुझे तो मतलब काम ही नहीं करने दिया जा रहा है, या मेरी जरूरियात और कुछ हैं उनको भी पूरा किया जाए। हमें तो समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। किसको राणा साहब? ये वकार यूनुस की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो तो मेंटोर बना दिया ना उन्होंने, उसको मेंटोर बना दिया। नहीं, वो जो उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां डाली थी, क्या वो उन जिम्मेदारियों के ऊपर पूरा उतरने वाले नजर नहीं आए? देखिए, अब यही वो चीज है कि जब आप ये जिसकी सर्जरी का जिक्र हो रहा है, जिन लोगों की जरूरत है सर्जरी की, उनकी जिनका इलाज करने की जरूरत है, उनका इलाज किया जाए ना। अगर आपने चंद दिन पहले अगर आपने किसी एक शख्स को लाए हैं और उसको आपने कहा है कि ये सारी काम आपके जिम्मे हैं, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और यकायक वो उधर से वो खत्म होता उनका किरदार नजर आ रहा है, वो एक और कहानी है जिसका
कि वो उसमें कौन कौन किस किस का कितना कितना हिस्सा है। सर्जरी हो तो सकता यहाँ है। ऐसी हुई है कि जिस बंदे की सर्जरी ज्यादा होनी चाहिए थी उसको मालदीव भेज दिया गया फौरन ही, के ले जनाब सैर करके आए मालदीव की भी। लेकिन सर्जरी की एग्जैक्टली जरूरत वहां पर थी नहीं। सर्जरी की जरूरत जहां पर है वो चीजें आज भी वैसी की वैसी बरकरार है वहां पर। भाई मतलब मुझे बताएं किस किस की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हुई। वर्ल्ड कप के अंदर जो इतनी जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है हमें, जो हमें कुट पड़ी है, जो हमें दम अमेरिका से भी हार गए, बताएं कितने लोगों ने जो रिपोर्टें दी हैं वो लोगों के सामने आई कि जनाब हमारी शिकस्त के असबाब ये थे, कुछ भी नहीं हुआ। किस बात की सर्जरी? अच्छा चलिए, तमाम असबाब एक तरफ हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों को किसी ने हाथ तो नहीं रोका उनका खेलने से। उनकी अपनी भी एक बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपना खेल पेश करें। लेकिन इसी के साथ गुफ्तगू बहुत तवील है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और राना साहब के जो पॉइंट्स हमने आज हाईलाइट किए हैं, बहुत कम लोग इस पर गुफ्तगू करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो आप समझ ले कि बस इसकी तारीफ कर दी, इसकी बुराई कर दी और जो जनाब ख़त्म कर दी बात। लेकिन जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है उसकी तरफ कोई नहीं जाता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने में ज्वाइन किया। और इसी के साथ राबिया और मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और बार बार यहाँ से मुझे आवाज़ आ रही है कि प्रोग्राम ख़त्म करें। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है 4 PM, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।